क्लास 10th वालों मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्लीट सोशल साइंस की सीरीज है, ठीक है, वो भी बहुत कम टाइम में और एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में, है ना। तो भैया आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है हमारा वाटर रिसोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं वाटर रिसोर्स को, ठीक है। क्या आखिर ये वाटर रिसोर्स क्या होता है ना। तो देखो जैसे रिवर है ना, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, ये सारे के सारे जो सोर्स है पानी के, इन्हीं को हम बोलते हैं वाटर रिसोर्स, ठीक है। अब याद रखना वाटर रिसोर्स के अंदर फ्रेश वाटर के भी रिसोर्स आएंगे और सॉल्ट वाटर के भी रिसोर्स आएंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे रिसोर्स जो है हमारे ह्यूमंस और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितने भी रिसोर्स है इन सबका क्या क्या काम है। तो भैया ये हमारे पीने के पानी के लिए काम में आता है, ये हमारी एग्रीकल्चर के लिए काम में आता है, ये हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम में आता है। मतलब भैया हर चीज ही पानी से ही बनती है, चाहे बिजली हो या कुछ भी हो। तुम्हें पता है हमारी अर्थ जो है उस पर 75% वाटर है, ठीक है। और इसी 75% का 97.5% हिस्सा जो है वो ओशन वाटर से कवर है, ठीक है, जो कि नॉन यूजेबल है, उसको हम पी नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन जो बचा हुआ 2.5% है ना, वही यूजेबल है और उसको हम फ्रेश वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पता है ये जो 2.5% है ना, उसका 70% हिस्सा जो है फ्रोजन आइस की फॉर्म में है। कहने का मतलब 70% जो फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन आइस की फॉर्म में रखा हुआ है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन 30% हिस्सा जो है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है और उसी को हम पीते हैं और काम में लेते हैं, ठीक है। और पता है पूरी वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है उसका 4% जो हिस्सा है वो हमारी इंडिया के अंदर आके गिरता है। मतलब हमारे इंडिया में मियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, है ना। अब देखो बहुत बार आपने सुना होगा कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसको रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहते हैं पता है। देखो हम सबको ये बात पता है कि है ना, यहाँ पर जो है नदी वगैरह होते हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। फिर जब गर्मी आती है ना तो ये पानी जो है उड़ जाता है और उड़ के आसमान में चले जाता है बादल की फॉर्म में, ठीक है। फिर वापस से पानी फिर से जो है बारिश की फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि जब इतना ही पानी है तो फिर हर साल जो है पानी की कमी क्यों हो जाती है, हर बार वाटर स्कैरसिटी क्यों होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि वाटर स्कैरसिटी कहते किसको है ना। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी, है ना। पानी की कमी को क्या कहेंगे, वाटर स्कैरसिटी कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखना है ना, जैसे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि पानी की बहुत कमी है, उसकी वजह से वहां की महिलाएं जो है इस तरीके से अपने सर पे मटका रख के बहुत दूर दूर तक जाती है पानी लाने के लिए, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि भैया पानी की वाकई में बहुत कमी है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताता हूं, है ना। देखो ये है कोलकाता में एक बच्चा, वहां पे अक्सर बाढ़ आती रहती है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या कह रहा है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कहने का मतलब पानी पानी है सब दूर, पर पीने की एक बूंद भी अवेलेबल नहीं है, ऐसा पानी भी किस काम का, ठीक है। तो ये बोल रहा है भैया कोलकाता का एक बच्चा, है ना। तो यहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। अब देखो आखिर ये कमी क्यों हो रही है, तो वाटर स्कैरसिटी इज ड्यू टू इट्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन। हम पानी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, इसकी वजह से ओवर यूज करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, इन सब चीजों की वजह से जो है भैया वाटर स्कैरसिटी होती है, ठीक है। अब चलो मैं स्कैरसिटी के रीजंस को और डिटेल में समझाता हूं ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो देखो जरा, है ना, सबसे पहला तो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर, ठीक है। ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, इसकी वजह से जो है पानी की सप्लाई तो कम है और डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए जो है वाटर स्कैरसिटी हो रही है, ठीक है। दूसरा रीजन पता है क्या है, ये जो किसान है, जो फार्मर है, उन्होंने खुद ने ही अपने खुद के खेतों में अपने खुद के ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स, है ना, कुएं, ये सब कर लिए हैं। उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल है ना, पानी का ग्राउंड वाटर लेवल वो डिक्रीज हो गया है और डिक्रीज होने की वजह से जो है वाटर स्कैरसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज बन रही है, इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें भी पानी की जरूरत पड़ती है, उसकी वजह से भी पानी की जो है भैया कमी आती जा रही है ना। इसके अलावा फोर्थ रीजन पता है क्या है, तो ये जो इंडस्ट्रीज है इनको चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बिजली किससे बन रही है, पानी से बन रही है भैया। 22% इलेक्ट्रिसिटी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितनी
जितनी भी बिजली बन रही है उसका 22% हिस्सा जो है वो भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी से बन रहा है। इसकी वजह से भी जो है पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग खुद ही जो है पानी को, नदी को जो है पॉल्यूटेट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, इसमें केमिकल्स डाल देते हैं, इसमें प्लास्टिक्स डाल देते हैं, इसमें गंदगी फैला देते हैं। इसकी वजह से वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। तो इन सब रीजन की वजह से जो है वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत करी है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में JJM भी बोलते हैं ना, जल जीवन मिशन। अब भैया ये क्यों किया गया था? तो देखो, जल जीवन मिशन जो है उसकी शुरुआत जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उनकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यह था भैया कि यहाँ पे गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति को जो है नल के थ्रू पानी मिल जाए, ठीक है। मतलब किसी को भी पानी की कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। और हर व्यक्ति को जो है 55 लीटर इतना पानी रोज का मिल जाए ताकि उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो पानी से रिलेटेड। सवाल उठता है कि क्या हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। क्या रीजन है उसके? तो देखो भैया, ज्यादातर जो पानी है वो सब पॉल्यूटेड है ना। उसकी वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां होती है अगर हम उस पानी को पीते हैं तो, ठीक है। इसलिए हमको अच्छे पानी को हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। और जो खराब भी है उसको फिल्टर वगैरह करना चाहिए, है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारी कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस आती है, जैसे कि ड्रॉट्स हो जाता है, फेमाइन्स हो जाता है ना, या कोई एपिडेमिक्स मतलब कोई महामारी आ जाती है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है। उस केस में भी पानी को कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि मुसीबत में तो पानी ही काम आएगा, ठीक है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम पानी को कंजर्व और मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए जो है मल्टीपर्पस रिवर्स प्रोजेक्ट चलाए गए हैं काफी सारे, ठीक है, जिसमें से एक है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, है ना। अब आप देखो आखिर ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो देखो, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सच स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन स्टोर वाटर एंड मैनेज इट्स फ्लो, ठीक है। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी वजह से जो है हम इस वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उसके फ्लो को मैनेज कर सकते हैं, उन सब को हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे डैम्स हो गया, ठीक है, रिजर्वायर हो गए, है ना, कैनाल्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सारे के सारे जो है बेटा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम आज ही बना रहे हैं। एंशियंट टाइम से, बहुत पहले से ही जो है हमारे यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया के अंदर कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, चलो बताता हूं, ठीक है। तो देखो, इन द 1st century बिफोर क्राइस्ट, श्रृंगवेरापुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो रिवर गंगा है ना, गंगा नदी से बहुत सारा फ्लड आता था, बाढ़ का पानी आ जाया करता था, ठीक है। उसके पानी को चैनलाइज करने के लिए जो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए थे, ठीक है। ये आपको नजर भी आ रहे होंगे, है ना। इसके अलावा ये है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इनके टाइम पे भी, जो इनका जब शासन था उनके टाइम पे भी जो है काफी सारी लेक्स, इरिगेशन सिस्टम, ये सब डैम्स, है ना, ये सारी चीजें जो है बहुत लार्ज स्केल पे बनाई गई थी, ठीक है। यहां तक कि देयर इज एविडेंस ऑफ एक्सीलेंट इरिगेशन सिस्टम इन कलिंगा, है ना, उड़ीसा के अंदर है कलिंगा, नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, बेन्नूर कर्नाटका के अंदर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर है। मतलब इन सब जगह पे भी जो है बहुत बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम जो है हमको देखने को मिले थे, ठीक है। इसके अलावा वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम, भोपाल लेक वाज क्रिएटेड इन 11th century, ठीक है। 11th century में भोपाल लेक को भी बनाया गया था, है ना। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो हौज खास है ना, हौज खास क्या होता है, बेसिकली एक टाइप का तालाब है ना, उसको भी जो है दिल्ली के अंदर बनाया गया था 14th century में, है ना। तो इतने सारे जो है एंशियंट टाइम पे हमारे लिए सिंचाई के इरिगेशन सिस्टम बनाए गए थे, ठीक है। तो इतने सारे हाइड्रोलिक सिस्टम हैं जिसके अंदर डैम्स आता है, रिजर्वायर, कैनाल्स, लेक, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको सिर्फ डैम के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो भैया, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो, है ना, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर, लेक और इंपाउंडमेंट, है ना। मतलब आप देखो, ये जो डैम है ये भैया पानी के बहाव को रोकने के लिए, ठीक है, पानी को इकट्ठा करने के लिए, है ना, एक तरीके का रिजर्वायर है, ठीक है। इसलिए डैम बनाया जाता है बेटा, है ना। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है। डैम रिफर्स टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है इसको डैम नहीं बोलते,
ये जो रिजर्वायर है ना, मतलब जो पानी इकट्ठा हो रहा है, उस इकट्ठा होने की वजह से उसको डैम बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डैम को समझते हैं, है ना। तो देखो भैया, डैम को हम दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, एक है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। ठीक है, तो चलो मटेरियल के हिसाब से सबसे पहला समझते हैं। सबसे पहले डैम आते हैं टिम्बर डैम, है ना। टिम्बर से समझ में आ रहा है, लकड़ी से बने हुए, तो ऐसे डैम्स जो लकड़ी से बने हुए होते हैं उनको टिम्बर डैम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है मैसनरी डैम्स, मतलब ऐसे डैम्स जो कि रॉक्स से, ब्रिक्स से, कंक्रीट से, इन सब से बने होते हैं, उनको मैसनरी बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड है एम्बैंकमेंट डैम्स, मतलब कि ये जो है सॉइल से, रॉक से, वुड से, प्लास्टिक से, मोल्ड से, इन सब चीजों से बनते हैं, इसलिए इनको एम्बैंकमेंट डैम्स कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है इधर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। अब हाइट के अकॉर्डिंग डैम जो है उनको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है हाई हाइटेड डैम्स, ये बहुत बड़े साइज के डैम होते हैं, है ना। फिर है मिडिल हाइटेड डैम्स, ये मीडियम साइज के डैम होते हैं। फिर है लो हाइटेड डैम्स, जो कि स्मॉल साइज के डैम होते हैं। ठीक है, मैं आपको डैम के यूजेस को समझाता हूं। ठीक है, तो देखो भैया, पहले के टाइम पे डैम जो है वो पानी को, नदी के पानी को कलेक्ट करने के लिए, या जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसको कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे, और उससे जो है हम इरिगेशन वगैरह कर लेते थे, मतलब सिंचाई वगैरह के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में जो है डैम जो है सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खेती बाड़ी के लिए डैम का यूज करोगे, डैम के पानी का, उससे बहुत सारी चीजें हो रही है, जैसे कि पावर जनरेशन हो रहा है। ठीक है, उससे जो है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस हो रहे हैं। ठीक है, उससे वाटर की सप्लाई हो रही है ना, उससे इंटरनल नेविगेशन का काम हो रहा है, उससे फिशरीज का काम हो रहा है, मतलब काफी सारी चीजें जो है हम डैम की मदद से कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम डैम को मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। मल्टीपर्पस का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे काम करते हैं ना डैम की मदद से, इसीलिए उसको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब कुछ डैम के एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे भाखरा नागल प्रोजेक्ट। अब ये आपको दिख रहा है भाखरा नागल डैम है भैया, है ना। ये सतलज बेसिन के ऊपर बनाया गया था। इसका काम ये था कि ये सिंचाई, मतलब इरिगेशन के लिए तो था ही सही, इसके अलावा ये हाइड्रो पावर जनरेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बिजली बनाने के काम में आता है ना। इसके अलावा एक और डैम है जिसका नाम है हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बनाया गया था महानदी बेसिन पर, है ना। इसका काम क्या है भैया, भाई ये जो है इरिगेशन के लिए तो है ही सही, उसके अलावा वाटर को कंजर्व करने और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आपको पता है जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो भैया इन डैम्स को मॉडर्न इंडिया के टेंपल्स कहते थे, क्योंकि डैम से ही सारी चीजें चल रही है, इसकी वजह से ऐसा कहते थे। ठीक है, तो डैम जब इतने ही अच्छे हैं तो काफी सारे लोग जो है डैम को अपोज करते हुए दिखते हैं। तो डैम को बनने में अपोज क्यों करते हैं, चलो बताते हैं। ठीक है, तो भैया डैम के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो देखो समझो कि क्या होता है बेसिकली, कि पहले तो पानी जो है वो नदी में बहुत आराम से अपने फ्लो से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पे हम डैम बना देते हैं ना, तो डैम क्या करता है, पानी के फ्लो को रोकता है। अब उससे क्या होता है कि पानी के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स का मतलब होता है एक टाइप के पार्टिकल्स, है ना, कण है छोटे छोटे से, है ना, वो पानी की जो तली है या नीचे जो है यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बेड्स है ना, बहुत सारे पत्थर वगैरह यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि जो है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी लाइफ को जो है इंपेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। दूसरा, आप देखना कभी भी, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स पहले बहुत आराम से, है ना, जैसे पानी फ्लो कर रहा था तो ये भी पानी के साथ ऐसे फ्लो करके आगे निकल जाते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई कि तुमने डैम बना दिए, तो देखो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ये मछलियां वगैरह, है ना, ये सब इन डैम के बीच में फंस गए हैं। अब उसकी वजह से क्या है कि इनको जो है खाने पीने की चीजें, मतलब इनके फूड की शॉर्टेज हो जाती है, ये स्पॉनिंग ठीक से नहीं कर सकते, मतलब इनके अंडे जो है वो ठीक से जीवित नहीं रह पाते हैं, है ना। और यहाँ तक कि इसकी वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, उनके जीवन पे भी असर होने लग गया है, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है रिजर्वायर डैम के क्रिएट होने की वजह से हो रही है ना। इसके अलावा पता है जो डैम है उनकी वजह से काफी सारे लोगों को अपना घर परिवार, अपना गांव भी छोड़ना पड़ता है। आपने दो फेमस आंदोलन के बारे में सुना होगा, एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक है टेहरी डैम मूवमेंट, है ना। ये दोनों ही मूवमेंट इसलिए हुए थे क्योंकि डैम जब बनता है तो बहुत सारे गांव के लोगों को अपनी जगह छोड़ के मजबूरन जाना पड़ता है, क्योंकि वो हिस्सा डूब क्षेत्र में आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, एक और रीजन पता है क्या है कि जो डैम है ना, इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि भैया ये
लोगों को बांट देता है। मतलब देखो समझो कि अगर कोई किसान है तो वो ऐसी जगह रह रहा है जहां पे डैम का पानी बहुत सारा जा रहा है, ठीक है, तो वो अच्छी खासी खेतीबाड़ी करेगा, कमर्शियल क्रॉप उगाएगा और अमीर हो जाएगा। लेकिन जो किसान डैम से दूर रहता है वो भैया गरीब हो जाता है। तो अमीरी और गरीबी का फर्क भी जो है इस डैम की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। और एक और जो सबसे फेमस डिस्प्यूट हुआ था पहले, वो था कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है ये, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो इंटर स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, और जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ था कि भैया एक नदी है ना, जिसका नाम है कृष्णा गोदावरी, ठीक है। वो नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की तरफ जाती है, ठीक है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है ना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ पर एक डैम बनाया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही डैम बना ना तो इस नदी का जो फ्लो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ बिगड़ गया, मतलब कम हो गया। उसकी वजह से जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खेतीबाड़ी जो है और वहाँ की इंडस्ट्री उसके वो प्रभावित होने लगी है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने लगे। उसकी वजह से जो है इन दोनों स्टेट ने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ में जो है डिस्प्यूट कर दिया, ठीक है। और इनका कुछ लफड़ा झपड़ा हुआ और उसके बाद फिर मैटर सॉर्ट आउट हुआ होगा जैसा भी, ठीक है। इन डैम्स के और भी कई सारे डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। जैसे कि देखो इन डैम्स को बनाया गया था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, पर इनकी वजह से जो है और ज्यादा फ्लड आने लगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो डैम्स के अंदर जो नीचे यहाँ पे सेडिमेंटेशन जम जाता है ना, ये एक्चुअल में नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। पर अब ये सेडिमेंटेशन आगे जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में डैम है ना, और खेतों में पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो है भैया वहां की खेतों की जो क्वालिटी है, मिट्टी की क्वालिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब बढ़ने लगा है भैया, ठीक है। इसके अलावा ये जो डैम है इनकी वजह से जो है अर्थक्वेक्स, भूकंप आने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज बताऊं, इन डैम की वजह से जो है कई सारी बीमारियां, पानी से रिलेटेड कई सारी बीमारियां, जर्म्स, ठीक है, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें जो है ये भी बढ़ जाती है। तो इतने सारे नुकसान हैं इन डैम की वजह से, ठीक है। अब मैं आपको अब समझाने वाला हूं भादू सॉन्ग, है ना, तो ये भी आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आखिर ये भादू सॉन्ग क्या है। तो देखो दिस पॉपुलर भादू सॉन्ग इज संग इन द दामोदर वैली रीजन, ठीक है। ये कहां पर गाया जाता है, दामोदर घाटी के अंदर गाया जाता है ये भैया। क्यों गाते पता है, which describe the problem faced during flood in the Damodar river which is called the river of grief। भैया ये जब दामोदर रिवर जो है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे बाढ़ वगैरह आती है, तो भैया उससे परेशान होके वहां के लोग जो है इस भादू सॉन्ग को गाते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, ठीक है। तो देखो भैया, द हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर सिंपली इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच रेनफॉल एंड सब्सिक्वेंटली सेविंग दिस वाटर फॉर लेटर यूज, ठीक है। मतलब जो पानी है वो किसी भी सरफेस के ऊपर जब आके इकट्ठा होता है तो उस पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, ताकि वो जो है हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। बस इसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्लियर है? चलो अब आगे समझते हैं कि आखिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, है ना। तो सबसे पहला है गुल्स एंड कुल्स, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे गुल्स एंड कुल्स यहाँ पर भी नजर आ रहा है और गुल्स एंड कुल्स यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, है ना, कि गुल्स एंड कुल्स आर द टर्म यूज्ड फॉर कैनाल्स बिल्ट बाय पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। देखो जो भी लोग हिली एरियाज में रहते हैं, है ना, पहाड़ों में रहते हैं, वो इसको गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो भैया दूसरे रीजन में रहते हैं वो इन चैनल्स को, इनको गुल्स एंड कुल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका है बेटा, है ना। इनसे एग्रीकल्चर वगैरह, खेतीबाड़ी में, इन सब चीजों में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब रूफटॉप में क्या है, पानी आता ना जब बारिश के अंदर, तो छत के ऊपर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर ऐसे पाइप के थ्रू जो है उनको इन टैंक्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इसको बाद में यूज करते हैं। बस इसी को हम बोलते हैं रूफटॉप हार्वेस्टिंग बेटा, ठीक है। और तमिलनाडु जो है वहां पर बहुत ज्यादा, लगभग सभी घरों के अंदर जो है रूफटॉप हार्वेस्टिंग देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड मेथड है वो है इंडेंटेशन चैनल, ठीक है। अब ये इंडेशन चैनल, सॉरी, ठीक है, बोलने में गड़बड़ कर दिया। देखो क्या होता है भैया, इंडेशन चैनल क्या होता है, ध्यान से सुनना, है ना। जैसे भैया ये नदी जा रही है, ठीक है। अब यहां से जो है नदी का जो फ्लो है, ठीक है, उससे जो पानी ऐसे बाहर आता है उसको एक चैनलाइज कर देना और उसको खेती बाड़ी में यूज कर लेना, बस इसी को हम बोलते हैं इंडेशन चैनल, ठीक है। और इसका यूज ये कहां पर देखा जाता है, सबसे ज्यादा बंगाल वगैरह के अंदर जो है देखा जाता है बेटा, वहां पर, ठीक है। बाढ़ के पानी को इस तरीके से जो है वो चैनलाइज करते हैं, है ना।
फिर आता है फोर्थ नंबर पे खादिन्स एंड जोहर्स, ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ खादिन्स क्या होता है, ध्यान से समझना है ना। जैसे भैया बारिश आ रही है और इस तरीके से आपको दिख रहा है ये एक जगह है ना। अब क्या होता है कि ऐसे पानी के ढेर बन जाते हैं, डावरा बोलते हैं जिनको, ठीक है, इसको बोल देते हैं। यहाँ पर एक बैरियर होता है जो इस पानी को रोक लेता है, बस इसको बोलते हैं खादिन्स या फिर जोहड़ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला, इन एरिड एंड सेमिड एरिड रीजन, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू द रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्चर टू द सॉइल्स। मतलब इस तरीके से बैरियर बना के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे जो है ये मिट्टी वहां की जो है मॉइस्चराइज हो जाती है। ठीक है, और फिर खेती बाड़ी आराम से हो जाती है ना। अब देखो जैसलमेर जैसे हिस्से में इनको खादिन्स बोला जाता है और बाकी जो राजस्थान के दूसरे पार्ट है उनमें जोहर्स बोला जाता है। ठीक है, चीज एक ही, नाम अलग अलग है ना, कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं ये। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ नंबर पे टंकाज। अभी टंकाज क्या होता है, तो देखो भैया राजस्थान के अंदर जो है बीकानेर है ना, उसके अंदर फलोदी रीजन है। ठीक है, फलोदी या बाड़मेर रीजन, उसके अंदर जो है इस तरीके के टंकाज बनाए जाते हैं। जमीन के अंदर बहुत बड़े टैंक बना देते हैं जिसके अंदर हम पानी को स्टोर करते हैं। ठीक है, रेन वाटर को स्टोर कर दिया जाता है बेटा उसके अंदर, फिर उसको हम यूज करते रहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, एक तो ये जमीन के अंदर है तो ये ठंडे भी हो रहता है पानी और उतना आसानी से जो है इवापोरेट नहीं होता है, इसलिए इन सब चीजों को बनाया जाता है। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान रखना कि भैया इस रीजन में, कौन से रीजन में, बीकानेर फलोदी बाड़मेर रीजन के अंदर जो है भैया रेन वाटर को, बारिश के पानी को पलार पानी भी कहते हैं। याद रखना, पलार पानी और कुछ नहीं है, बारिश का पानी ही है बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसके फायदे क्या क्या है जो मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहला फायदा है रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल द सोर्स है ड्राइड अप, मतलब जब सारे ही पानी के सोर्स सूख जाते हैं उस समय भी इसके अंदर पानी रहता है क्योंकि ये जमीन के अंदर है। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रक्ट अंडरग्राउंड रूम एडजॉइनिंग विद टंकास विच कीप द रूम कूल, और इसकी वजह से पानी जो है ठंडा भी रहता है और ये पूरा हिस्सा भी ठंडा रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और चीज जो है इंदिरा गांधी कैनाल। देखो पहले क्या था, ये टंकास वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती थी, लेकिन अब इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं बची है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि इंदिरा गांधी कैनाल्स बन चुकी है। ठीक है, मतलब उसकी वजह से जो है गाँव में अच्छी जगह पे सभी दूर जो है पानी की सप्लाई बेहतरीन तरीके से हो रही है और आजकल लोगों को सबको टैप वाटर मिल जाता है इजीली। ठीक है, फिर आता है स्टोरी ऑफ गेंडाथूर। भैया देखो इस गांव की हमको स्टोरी समझनी है, छोटी सी है ना। एक तो एक गांव जो है मैसूर के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, देखो क्या बोला कि 200 हाउस होल्ड हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इस गांव के अंदर लगभग 200 लोगों ने जो है ना रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, और ये 200 घर जो है लगभग हर साल 1 लाख लीटर ऑफ रेन वाटर जो है उसको ये बचा लेते हैं और उसको फिर में यूज करते हैं। ठीक है, इतना हार्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये है भैया गेंडाथूर गांव की कहानी, है ना। फिर आता है तमिलनाडु की एक छोटी सी बात, है ना। तमिलनाडु जो है भैया इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो है ये जितने भी मतलब घर है उनके अंदर कंपलसरी कर दिया गया है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। ठीक है, और अगर कोई नहीं बनाता है तो उसके ऊपर फिर लीगल प्रोविजन लिए जाते हैं। ठीक है, उनको पनिश किया जाता है ना। फिर एक हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखो इन मेघालय जो रीजन है उसके अंदर 200 साल पहले से, बहुत 200 साल पहले का एक मेथड है जिसके थ्रू हम पानी को जो है कलेक्ट करते हैं, है ना, नदियों से, है ना, या फिर स्प्रिंग्स वगैरह से पानी को कलेक्ट करके उससे खेतीबाड़ी की जाती है। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, ये इस तरीके का बैम्बूस जो है उससे पानी को जो है खेतों के अंदर पहुंचा दिया जाता है ना। ये है भैया बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है ना। अब देखो अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ irrigation water comes into the bamboo pipe and is carried over a distance of 100 of meters। ठीक है, हर लगभग 18 से 20 लीटर पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है और हर मिनट जो है 20 से 80 ड्रॉप्स पर मिनट पानी जो है वो प्लांट के ऊपर ऐसे टप टप करके गिरता रहता है। ठीक है, तो ये है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम।